अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया हरी मोहन जी, आज आप आए, थैंक यू सो मच। आजू जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आज हम अमेरिका की बात करेंगे, राहुल गांधी की बात करेंगे और बीजेपी की। बीजेपी ने जी शिकायत की है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है यानी अमेरिका का, उसके पास जो है वो कुछ आपके यहाँ के जर्नलिस्ट और राहुल गांधी जी जो है वो मुसलसल बीजेपी या मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? आरजू जी ये सिंपल एक चीज चल रही है कि एक आदमी तड़प रहा है प्रधानमंत्री बनने को, और वो इतना तड़प रहा है कि उसके पापा के जो नाना थे वो प्रधानमंत्री थे, उसके दादी प्रधानमंत्री, उसके पापा प्रधानमंत्री, उसकी मम्मी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की भी जिसे कहते हैं बॉस थी, बॉस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो नेशनल एडवाइजरी कमीशन एनएसी जो था उसकी हेड वो थी। और प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी फाइल जाती तो वो एनएसी के साथ पास से होके जाती। अब आप अंदाजा लगाइए 10 साल तक सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को अपना कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बनाए रखा। ऐसे में अगर राहुल गांधी से पूछा जाए तो भाई तुम्हारे पास आप 50-55 के हो गए हैं, 55 साल के हो गए हैं, आपकी जो अचीवमेंट है वो अब तक क्या है? उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है 89 इलेक्शंस हार गए हैं, यानी 11 इलेक्शंस अगर हार जाते हैं तो वो इलेक्शन हारने की सेंचुरी मार देंगे। यानी अगर विराट कोहली को देखते हैं तो विराट कोहली के पास 20 सेंचुरी मारने के बाद वो सेंचुरी की सेंचुरी मार देगा। और राहुल गांधी जो हैं वो पिछले 10 साल के अंदर इतना ज्यादा हारे हैं कि हारने की सेंचुरी बनाने वाले हैं। 2014 से उससे पहले वाली हार को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, वो तो हो सकता है डबल सेंचुरी हो जाए। अभी 2014 से अगर जो भी मामला है 2024 तक 10 साल में 89 इलेक्शंस हारने की अपनी जो सेंचुरी है वो अपने आप में गजब है। तो आरजू जी ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि एक आदमी फ्रस्ट्रेट हो चुका है बार बार हारने से। अगर आप इंडिया के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट्स का नक्शा देखेंगे उठाकर तो आपको एक छोटा सा स्टेट हिमाचल प्रदेश मिलेगा जहां 4 सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस है। उसके बाद आप हिमाचल से शुरू हो जाइए और नीचे पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी स्टेट में कांग्रेस खुद अपने दम पर पावर में नहीं है। झारखंड के अंदर अलाइड पावर की फॉर्म में है, यानी मिलीजुली सरकार के उसमें है। उसके बाद तेलंगाना आता है साउथ में जाके महाराष्ट्र से नीचे, और उसके नीचे आता है कर्नाटक। 29 स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर मौजूद है। 29 में से 3 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अंदाजा आप लगा कर देखिए। और अगर अभी कर्नाटक के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं तो बीजेपी अगर वहां पर आ जाती है तो उसके बाद 2 स्टेट्स बचेंगे। अब ऐसे में देखिए, कोई भी हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर में आने के लिए आपको ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में वोट्स होने चाहिए। और जैसे अमेरिका के अंदर सिस्टम होता है कि परमानेंट स्टेट, या यूं कहें कि डेमोक्रेट स्टेट और रिपब्लिकन स्टेट, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो स्विंग। जितने ज्यादा परमानेंट स्टेट होंगे या फिर डेमोक्रेट या रिपब्लिकन स्टेट होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाएगी किसी भी स्टेट की, किसी भी पार्टी की। स्विंग स्टेट्स इलेक्शन जीतने और हारने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन बेस स्टेट भी तो होना चाहिए ना, जो फिक्स स्टेट है वो भी तो होना चाहिए। कांग्रेस के पास पूरे हिंदुस्तान में एक भी स्टेट फिक्स स्टेट नहीं है। जबकि अगर बीजेपी को देखेंगे तो गुजरात में 35 साल से बीजेपी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर 20-25 साल हो जाएंगे सरकार को अब। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 25 साल से लगातार गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में। 2004 के आसपास या 5 के आसपास एमपी के अंदर गवर्नमेंट बनी थी और शिवराज सिंह चौहान को 20 साल तो इन्हें हो जाएंगे। बीच में छोटा सा एक पोर्शन ऐसा है 15-16 महीने का जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, यूपी में दूसरी बार सरकार बन चुकी है, बिहार के अंदर 2005 के बाद बीजेपी लगातार पावर में रही है। बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर अगर आप चेंज कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर बीच का 5 साल छोड़ दिया जाए तो कोर स्टेट बन चुका है। उड़ीसा कोर स्टेट बन चुका है। महाराष्ट्र में 3rd टाइम गवर्नमेंट बनी है।
और भी अगर आप उत्तराखंड में देख लेंगे गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, तो बीजेपी के पास ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट्स लगातार रिपीट हो रही है और कांग्रेस के पास एक भी स्टेट नहीं है। यानी कि कांग्रेस एक तरीके से हौसला ये हार चुकी है। और इससे अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगाने के बाद उस टाइम पर जब बीजेपी और मोदी सबसे ज्यादा कमजोर थे अभी, ठीक है, तब के बाद पूरी ताकत राहुल गांधी ने लगा दी, तब भी तीसरे इलेक्शन में भी मोदी को हरा नहीं पाए। सोचकर देखिए, हमारी टोटल अपोजिशन के पास जितनी सीटें हैं उनसे भी 7-8 सीटें फालतू हैं बीजेपी के पास। तो पूरा अपोजिशन एक तरफ और अकेली बीजेपी एक तरफ, अलाइड फोर्सेस को छोड़ दीजिए। अब राहुल गांधी को एक बात समझ में आ गई कि अकेले अपने दम पर तो बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, पक्की बात है। एक तरफ तो हराया नहीं जा सकता, ये पक्की बात है। दूसरी तरफ तलब लगी हुई है कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, चाहे कुछ हो जाए, बाय हुक और बाय। और देखिए, ये असलियत में पॉलिटिकल फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट पांचवी फैमिली है, पांचवी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी है, फिफ्थ जनरेशन है। मोतीलाल नेहरू जो है किसी टाइम पर कांग्रेस के चीफ होते थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी। राजीव और सोनिया को अगर एक पीढ़ी मान लेते हैं तो भी ये पांचवी पीढ़ी है, और अगर दोनों का अलग अलग फेस देख लेते हैं तो ये सातवीं पीढ़ी, छठी पीढ़ी। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि मामला यहां पर है क्या और किस लेवल पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है कि अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं तो यहां पर ये चीज होगी कि इसको तलब लग गई है प्राइम मिनिस्टर बनने की। अब अपने दम पे प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता। अच्छा, एक बात और, पहले ये बैठा हुआ था चाइना की गोद में, चाइना की गोद में बैठा हुआ था, तो जितनी भी पावर्स थी वो सारी की, मतलब चाइना ने इसको खूब ताकत लगाई, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। अच्छा, इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि चाइना, अमेरिका बैक करता था केजरीवाल, अमेरिकन जो डीप स्टेट है वो केजरीवाल को खूब ताकत से बैक करता था, और राहुल गांधी को बैक करता था अमेरिका और चाइना। प्रॉब्लम ये आई, चाइना भी फेल, अमेरिका भी फेल और केजरीवाल भी फेल। तीनों के तीनों मोदी को 2019 में गिराने की सोच रहे थे, और सोच रहे थे कि बीजेपी की सीटें 220-230 के आसपास आ जाए। आरजू जी, सारे के सारे फेल हो गए, हालत सबकी खराब हो गई। तो चाइना जो है वो भी फेल हो गया, राहुल गांधी का जो मामला था। ऐसी सिचुएशन में यहां से एक बहुत तगड़ा गेम चलता है। चाहे अमेरिका इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि अमेरिका बड़े तगड़े सपने देख रहा था कि अमेरिका जो है वो चाइना, मतलब इंडिया चाइना के साथ लड़ेगा, और इंडिया चाइना के साथ लड़ने के बाद पैसे, मतलब लड़ाई होगी, हथियार खरीदेगा, हथियार गोला बारूद अमेरिका से खरीदेगा, डॉलर आएंगे, मजा आ जाएगा, इंडिया कर्जे में होगा, और इंडिया जो उभरता हुआ कंट्री है, ताकतवर बनता हुआ कंट्री है, वो ताकतवर नहीं बनेगा और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन शर्त ये थी कि कैसे भी करके चाइना से लड़ाई हो, लेकिन चाइना से लड़ाई हुई नहीं। इंडिया ने बड़ी समझदारी के साथ बिना कोई लड़ाई झगड़ा की चाइना के साथ एक पैक्ट कर लिया, पीस पैक्ट कर लिया एक तरीके से, कि हम नहीं लड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इंडिया ने पाकिस्तान की भी वो धज्जियां उड़ा दी कि कुछ कहने की हद नहीं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कश्मीर, जिसके नाम पर अमेरिका इंडिया की बाजुएं मरोड़ता था, इंडिया को परेशान किए रखता था, उस कश्मीर को भी अगर आप देखोगे तो इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया। अच्छा, खालिस्तान को अगर आप देखोगे तो खालिस्तान का इंडिया के अंदर गर्दन ऐसी तोड़ दी, कुछ कहने की हद नहीं। ना सिर्फ गर्दन पाकिस्तान की, इंडिया में खालिस्तान की तोड़ी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे, कोई अननोन गनमैन आके उन्हें मार देता था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंडिया ने करवाया, अपने आप किसी ने मार दिया होगा, मैं कहता हूं। अमेरिका वाले एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो इंडिया जो वो तालिबानियों से करवा रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन खालिस्तानी पाकिस्तान के अंदर भी या तो दुबके बैठे हुए या खत्म हो गए। अब उसके बाद ब्रिटेन में मारा गया, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ 2 मिनट। एक तो ब्रिटेन में मारा गया, अब उसका एक मजेदार किस्सा और कि एक खालिस्तान, बाकी खालिस्तानी जो पंजाब कनाडा के अंदर थे वहां मारे गए। तो असलियत में मोदी ने इस कनाडा, मतलब इस पूरे के पूरे खालिस्तान की भी कमर तोड़ दिया। तो आप सोचिए, प्लान K2 पाकिस्तान का, कश्मीर खालिस्तान, उन दोनों की कमर तोड़ दी। इन दोनों के पीछे कौन? अमेरिका। अब अमेरिका चिढ़ेगा ही चिढ़ेगा कि यार एक ऐसी ताकतवर गवर्नमेंट आ गई है जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म कर रही है, जो पंजाब के अंदर प्रॉब्लम है उसको खत्म कर दिया, कश्मीर वाली प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। और अगर प्रॉब्लम नहीं होंगी और सारा का सारा पैसा इंडिया खुद अपने पास रख लेगा या खुद तरक्की पे इस्तेमाल कर लेगा, तो आरजू जी मुझे एक बात बताइए, इंडिया तो ताकतवर हो जाएगा। और अमेरिका कभी भी ताकतवर इंडिया चाहेगा ही नहीं।
अब सोच कर देखिए, एक डिमांड और एक सप्लाई वाली बात। एक इंडिया में एक बंदा बैठा हुआ है जिसे हारने का डर है, क्योंकि वो बार बार लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पा रहा। 2019 में देखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो दूसरा कंट्री ऐसा है जो पूरी ताकत लगा के मोदी को खत्म करने में तुला हुआ है, लेकिन मोदी हार नहीं रहा और उसकी बात भी नहीं मान रहा। तो दोनों फैक्टर्स को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाएगी कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। अच्छा, तीसरा एक काम और, असलियत में मोदी जी ने केजरीवाल की जो धज्जियां उड़ाई ना, उसमें केजरीवाल की कमर तोड़ के रख दी। कैसे? केजरीवाल क्या करता था कि हमारे यहाँ जो फॉरेन फंडिंग होती थी, उस फॉरेन फंडिंग के थ्रू अलग अलग तरीके से केजरीवाल को खूब पैसा मिलता था। मोदी जी ने एक FCRA एक्ट बनाया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। उस FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट में मोदी जी ने क्या काम किया कि उठाकर जितने भी फॉरेन फंडिंग थी उसकी गर्दन तोड़ दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया छोड़ के भाग गई। BBC वालों को अपने बहुत सारे ऑफिस बंद करने पड़े, अपने प्रोग्राम्स को खत्म करना पड़ा। और इससे अंदाजा लगा कर देखिए कि वो एमनेस्टी इंटरनेशनल का असर ये, मतलब FCRA एक्ट का असर ये दिखाई दिया कि इंडिया के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा आ रहा था बाहर से, वो सब पैसा आना बंद हो गया, डोनेशन बंद हो गई। और इसका सबसे बुरा असर पड़ा केजरीवाल पर, जिसके पास कोई बाहर से फंडिंग का, मतलब बाहर से जो फंडिंग आ रही थी वो रुक गई। केजरीवाल जो अपने आप को ईमानदार होने का दावा करता फिरता था, केजरीवाल जैसे को शराब घोटाला करना पड़ा, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अमेरिका यहां समझ गया कि अब केजरीवाल जो है वो जनता की नजरों से उतर चुका है, तो दोबारा नहीं आ सकता। अगर राहुल गांधी के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि 5 साल के बाद, यानी 2014 से 19 तक 5 साल होने के बाद लोगों के दिमाग में राहुल गांधी की इमेज तो पप्पू वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, 10 साल में लोग भूल जाते हैं और 10 साल में नई पीढ़ी आगे आ जाती है जो वोट दे रही होती है, उन्हें पता नहीं होता कि हुआ क्या था। अब ऐसी सिचुएशन में राहुल गांधी को भी एक नए आका की जरूरत थी जो उसको पीछे वाली कंट्री में रह के मदद कर सके, और अमेरिका को एक एजेंट की जरूरत थी जो इंडिया में रह के कुछ ना कुछ ऐसा कर सके। तो यहां से इन दोनों की सांठगांठ होती है, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल फिर आपकी कंट्री ने प्ले किया, क्योंकि बहुत सारे वफादार जो हैं आपकी कंट्री है वो इंडिया में तो मौजूद है, और कांग्रेस के साथ जो दोगलापन है यहाँ पर, अगर आप याद करें मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तान जो आते हैं तो वो पाकिस्तान से मदद मांगते हैं कि इंडिया में मोदी को हटाने में पाकिस्तान हमारी मदद करे। तो आपको क्या लगता है उस मैसेज को आगे नहीं पहुंचाया गया होगा, यार मदद मांग रहे, और वो कईयों ने सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे दलाल हैं या बहुत सारे एजेंट हैं जो कि पाकिस्तान के इंडिया में बैठे हुए हैं, और कांग्रेस से उन्होंने सेटलमेंट करवा दी कि साहब ये बंदा है, ये इलेक्शन तो जीतना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये कुछ कर नहीं पा रहा, और आपके जो बहुत सारे जो एसेट्स जो हैं वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, और वैसे भी इनके खुद की बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स एक्टिवेट हो गए। अब देखिए यहाँ पर, अब आप कहोगे ये हो कैसे बना, ठीक है, इसके प्रूफ क्या है? प्रूफ देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भूत प्रेत होते हैं, भूत तो समझते होगे ना, मतलब, या मतलब उर्दू में भूत को कुछ और कहते हैं। किस चीज को? भूत प्रेत। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही चीज होती है सर, सब जानते हैं। हाँ, नहीं, वैसे तो भूत प्रेत पिशाच और इन सब के अंदर बहुत फर्क होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन सीधी सी बात है, भूत प्रेत को अगर आप देखते हैं, खासकर भूतों को, तो उनके कोई पैरों के निशान नहीं मिलते, फुटप्रिंट्स नहीं मिलते, ना ही वो दिखाई देगा ना और कुछ, लेकिन उसके होने का एहसास होता है, क्योंकि आसपास कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जो आपको बताता है कि कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई ना कोई तो ऐसी पावर है जो कि कुछ चेंज कर रही है, कुछ गड़बड़ कर रही है। अब वो चीजें, फुटप्रिंट्स को अगर हम, फुटप्रिंट्स नहीं है लेकिन उसको, उसके फुटप्रिंट्स अलग अलग फॉर्म में हम दिखाई देते हैं, तो वही चीज इंडिया के साथ हो रही है। सोचकर देखिए, दो बहुत कॉमन चीजें हैं जो हमारे यहाँ पर ट्विटर के ऊपर लगातार शेयर भी हो रही है। पहला, एक तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे को नॉर्मली देखने को मिलता है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका जाने वाले होते हैं, उससे 15-20 दिन पहले राहुल गांधी जो है वो अमेरिका जाते हैं। इसका लॉजिक आज तक समझ में नहीं है कि मोदी जी ने, जैसे इस बार मोदी जी जो है वो अप्रोक्सीमेट 22 या 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्पीच देने के लिए अमेरिका गए, और राहुल गांधी जो है वो 6 सितंबर को अमेरिका गए। अच्छा, मजे की बात, 8 सितंबर को उसकी स्पीच थी 1.5 घंटे की, ओवर। 9 तारीख को स्पीच थी 1.5 घंटे की, ओवर।
10 तारीख को स्पीच थी, 1.5 घंटे की ओवर। अब एक आदमी 1.5 घंटे में पूरा दिन निपटा दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी स्पीच तो एक बहाना था, असलियत में कुछ और ही खेल खिलाना था। अच्छा, मजे की बात, 10 सितंबर को वापस आ जाना चाहिए था। 10 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर तक राहुल गांधी अमेरिका में थे, कहां थे, क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, किसी को नहीं पता। अब यूं तो है नहीं कि वहां कोई गर्लफ्रेंड रही होगी या बीवी रही होगी जो जो बैठ के बातें कर लेगी, यार मेरा पर्सनल टाइम है, और मैडम लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन सर एजेंसीज तो हर कंट्री में ऑपरेट करती हैं, तो आपकी एजेंसी को पता नहीं लगा कि कहाँ गए? मैडम ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं लगा, लेकिन पता लग गया होगा तभी तो हमारे यहाँ एक्शन हो रहा है। इतना तो है नहीं पता नहीं लगा, लेकिन हमें ये भी चीज समझनी पड़ेगी अच्छे तरीके से कि मैडम असलियत में अगर आप देखोगे तो पब्लिक में आके ये थोड़ा ना बता सकते हैं कि वो मिला वो मिला। बहुत सारी चीजें लीक हो रही होती हैं। अब फोटोग्राफ्स आ रही हैं कि पता लगा ये वो सीतारनाथन समथिंग एक लेडी है, उसका हस्बैंड पाकिस्तानी है। अब वो लेडी पूरी कोशिश, वो लेडी प्रो कांग्रेस और प्रो पाकिस्तानी है। अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात होगी तो वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, और अगर इंडिया मतलब कांग्रेस की बात होगी और बाकी किसी की भी, तो वो हम कभी कांग्रेस की बुराई करती हुई नहीं मिलेगी। यानी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तानी है। पतिव्रता होती है ना हमारे यहाँ की लेडीज। अब पाकिस्तानी पति है तो पाकिस्तान को मानेगी, पाकिस्तान जो भी है। अब वो लेडी अगर राहुल गांधी के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रही है, उसके साथ डिस्कशन कर रही है, इल्हान उमर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर और इस्लामिक टिपिकल इस्लामिक एजेंडा तगड़े तरीके से चला रही है, वो अगर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा रही है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मरवाने वाला खालिदा जिया का बेटा वो अगर वहां मिल रहा है, उससे राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा रही है, जॉर्ज सोरोस के जो मतलब लिंक निकालने वाले जो लोग लिंक वाले लोग हैं, वो राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो बार बार जब ये फोटोग्राफ्स मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में आती है, तो कहीं ना कहीं शक होता है। अब हमें शक नहीं भी हो, हम ये मानते हैं कि ठीक है यार, मोहम्मद यूनुस के साथ तो मोदी जी की भी फोटो है जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन असलियत में राहुल गांधी की फोटो होना और मोदी की फोटो होने में फर्क होता है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम तब जब एक आदमी जेनोसाइड का एलिगेशन का है और उसके लिए आप चू की आवाज तक नहीं कर पा रहे। सर इन्हीं ने गौतम अडानी का नाम भी लिया ना, अमेरिका नहीं गौतम अडानी का नाम भी लिया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा वो स्कैंडल भी, और उसको भी मोदी जी के साथ जोड़ा गया था गौतम अडानी। आरजी उसी पे आ रहा हूं मैं। अब प्रॉब्लम यही है ना कि सब समझ में आ रहा है खेल क्या है, और एक्चुअली मेरा जवाब देने का तरीका थोड़ा लंबा है, तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं चीज को समझाएं। नहीं बिल्कुल आप बताओ। तो असलियत में अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी अच्छे तरीके से, और वो चीज ये समझ में आएगी कि यहाँ पर यानी राहुल गांधी का कुछ ना कुछ तो इनके साथ लिंक है। अच्छा, मजे की बात, जिनके साथ राहुल गांधी मिलके आ रहे हैं वो पीएम मोदी की अमेरिका विजिट को अपोज कर रहा है। जिनके साथ राहुल गांधी मिलके आ रहे हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है तब तक खतरे में रहेगी जब तक मोदी रहेगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आती व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें मोदी ने डेमोक्रेसी को किस तरीके से हैम्पर कर दिया। अच्छा, राहुल गांधी जो कि रोहित शर्मा नाम का एक रिपोर्टर था, उसने उससे पूछा था, क्या नाम है, सैम पेट्रोदा से सिर्फ इतना पूछा था कि क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर भी राहुल गांधी कुछ बोलेंगे। तो आप ये देखिए, इनके जो वहां पर एजेंट बैठे हुए थे उन्होंने उस पत्रकार को मारा, उसका फोन छीना, उसका सारा डाटा डिलीट किया और तब जाके भगा दिया उसको, और कांग्रेस ने ऑफिशियली माना है कि हाँ उसको किया हमने ऐसा। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर सवाल पूछने के नाम पे राहुल गांधी जो है वो चुप बैठ जाते हैं। आज तक जवाब नहीं दिया, आपको पता है। और किसी मुस्लिम मोहल्ले का कुत्ता भी मर जाता है ना, तो ये मतलब बिल्कुल से कहते हैं ना, मतलब तालियां बजा बजा करके सड़क के ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। ये रियलिटी है इनके साथ। अब आप सोचिए, ये डायनेस्टी का और डेमोक्रेसी तब मजबूत होगी जो माँ बेटा और बहन, माँ बेटा और बेटी तीनों के तीनों जो है वो पार्लियामेंट में बैठे, वो डेमोक्रेसी मजबूत है। लेकिन सर माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना तो अच्छी बात है ना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर वो माइनॉरिटी के साथ खड़े होते हैं। हमारे 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 लीडर खड़े नहीं होते तो हम तो कहते हैं कि खड़े होना चाहिए। खड़े होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोगलेपन में और खड़े होने में फर्क होता है। ठीक है, जब ये नाप तोल के देखा जाए कि उनके लेंस के अंदर के अगर उनका वोट बैंक मजबूत हो रहा है या वोट बैंक पे हैम्पर होगा, उसी हिसाब से जवाब देंगे।
भाई मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछता हूँ, बांग्लादेशी के हिंदुओं ने क्या ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी ने नॉट इवन कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट एक भी नहीं आया। एक बार तो आप ये बता दो कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा का बांग्लादेश में मरने वाले हिंदुओं के ऊपर क्या ओपिनियन है। अब तक जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारे को हिंदुओं से? अच्छा ठीक है, आप कहते हो माइनॉरिटी को बचा के रखना चाहिए, हम बिल्कुल मानते हैं माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी का सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटी के सपोर्ट में खड़े होना और माइनॉरिटी की गलत हरकतों को भी इग्नोर कर देना, तो ये कौन सी जायज बात है? जैसे हाथरस में एक केस हुआ था जिसमें अपर कास्ट के कुछ लड़कों ने लोअर कास्ट की एक लड़की का मर्डर कर दिया, ऐसा एलिगेशन है, अब तक प्रूव नहीं हुआ, एलिगेशन। ओके जी, उसके अंदर दीदी भी जा रही है, भैया भी जा रहा है, मम्मी भी जा रही है, बस वो शुक्र है कि ऊपर से पापा उतर के आने वाले थे, वो भी चले जाते। हो सकता है वो भी गए हो, तो माय गॉड बड़ा दुख हुआ भाई। अच्छा एक बात बताओ, वही उसी दलित लड़की को एक मोहित खान नाम का मुसलमान, 12 साल की लड़की को मोहित खान और रजा खान नाम के दो मुसलमान जो हैं, दोनों के दोनों उस लड़की का रेप करते हैं। लड़की 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। 12 साल की लड़की 2.5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और मामला कैसे खुलता है? मामला ऐसे खुलता है कि मोहित खान और रजा खान दोनों के दोनों उस लड़की के, गरीब लड़की, बिल्कुल गरीब लड़की के माँ बाप के ऊपर दबाव, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके माँ बाप पे दबाव डालते कि इस लड़की का अबॉर्शन करवाओ। डॉक्टर के पास उस लड़की को लेके गए, डॉक्टर साहब कहते भाई साहब लड़की मर जाएगी, मैं नहीं करूंगा ऑपरेशन। पहली बात तो उम्र छोटी है, ऊपर से जो केस है वो क्रिटिकल हो चुका है, मैं नहीं करूंगा ऑपरेशन। क्यों भाई? वहां मोहित खान के चक्कर के अंदर वो लड़की भी तो दलित थी, उसके घर क्यों नहीं गए तुम लोग? हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, कांग्रेस को हिंदुओं से ये प्रॉब्लम है कि मोहित खान के चक्कर के अंदर तुम उस अयोध्या वाली लड़की के पास क्यों नहीं गए? एक बार जाके आंसू भी टपका लेते। आंसू भी आपको पता है 29 नवंबर से लेकर आज 7 दिसंबर हो गया है, रोज एक हिंदू या 2 हिंदू मर रहे हैं मुस्लिम की गोली या मुस्लिम के वायलेंस से। हमारी मीडिया खबर ही कवर नहीं कर रही। डेली एक हिंदू मर रहे, डेली एक हिंदू कम से कम, और डेली खबर आ रही है एक के नाम पे, क्योंकि क्रिमिनल मुस्लिम है, एक के नाम पे राहुल गांधी यूं नहीं कह रहे कि हाँ गलत हुआ। सोचिए, संदेश खली मैडम, कम से कम कितनी हजार लड़कियों का, मतलब वहां पर वो शाहजहां शेख नाम के बंदे ने हिंदू लेडीज का रेप किया, वो बलात्कार किया, सब चीजें किया, और वो मानता है हाँ ये लड़कियां मेरी प्रॉपर्टी हैं, मेरे एरिया में रहना तो हम ऐसे करेंगे। उसके नाम पे तो राहुल गांधी का कुछ नहीं हुआ। सर लॉ तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हो। क्या लॉ तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसमें हिंदू मुस्लिम के डिवाइड तो नहीं होने चाहिए। और हिंदू को, अच्छा एक बात आओ, अगर आरजू जी मुसलमानों को तो आज तक, अच्छा एक बात आओ, कौन से हिंदू ने कितनों की गर्दन काटी है ये बताना, बोलो। नहीं मैं यही कह रही हूँ ना कि लॉ तो एक ही होना चाहिए। अगर किसी मुस्लिम ने, सर अगर किसी मुस्लिम ने भी क्राइम किया है तो उसको भी सजा होनी चाहिए, मैं यही कह रही हूँ। मैडम मुस्लिम इसलिए तो नाराज हो जाते हैं कि हम तो क्राइम करते ही नहीं, हमारे तो, हम तो जिहाद कर रहे हैं। एक हिंदू को मारा वो तो अच्छा काम है, सबाब मिलेगा उसका। और राहुल गांधी कहते हैं अच्छा सबाब मिलेगा, ठीक है शाबाश। हम ये ढूंढते रहते हैं कि यार वो हिंदू मर गया, राहुल गांधी का कुछ हुआ क्या, कुछ करेगा ना? आप सोचिए, हमारे हिंदुओं की लड़कियां फ्रिज में मिलती हैं और काटने वाला मुसलमान होता है, ठीक है, राहुल गांधी के मुंह से चूं की आवाज नहीं निकलती। अभी इसमें नहीं जा रहा, अभी चलो ठीक है, ये तो हो गया, ये तो एक पार्ट है, हम हिंदुओं की आदत है, हम क्या कर सकते हैं, फिर भी हम वोट दे देते हैं इसको, क्योंकि हमें बीजेपी को हराना होता है। और बीजेपी को इसलिए हराना है क्योंकि गजवाए हिंद तभी तो पूरा होगा अगर बीजेपी हार जाए तो, अदरवाइज गजवाए हिंद पूरा होगा ही नहीं। बीजेपी आरएसएस आर द लास्ट बैरियर इन फ्रंट ऑफ गजवाए हिंद, ये फैक्ट है। लेकिन सर अभी जो बीजेपी ने, लेकिन सर अभी जो बीजेपी की, मैं यही कह रही हूँ, अभी जो बीजेपी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि हाँ उसी पे, अब आप उसके आइए, अब उसके अंदर क्या है, अब राहुल गांधी की ये चाल समझिए। राहुल गांधी को जब पता लगा कि चाइना तो कुछ कर नहीं पाएगा, और 2019 के अंदर सारा जो अभी तक सोशल मीडिया राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ था, वो सारा सोशल मीडिया जो था वो इसके साथ खड़ा हुआ था, केजरीवाल के साथ। और हालात ये थी उस टाइम पर
कि आप केजरीवाल के नाम की एक वीडियो बना दीजिए, वो फेल हो जाती थी। इस बार हालात क्या थी, आप किसी भी वीडियो के ऊपर राहुल गांधी लिख दीजिए, वो वीडियो अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव है चलेगी नहीं। इतना बड़ा मीडिया सेल बना रखा था, यार उस पर अभी नहीं जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या, राहुल गांधी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्टीमेटली अगर आप इसे देखेंगे तो राहुल गांधी, एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि मोदी जी के जाने से कुछ दिन पहले राहुल गांधी होके आते हैं और उसके बाद जिन जिन से मिलके आते हैं वो सारे के सारे मोदी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं वहां पे। लेकिन खेल यहां नहीं है, खेल इससे आगे वाला निकलता है। खेल आगे वाला क्या निकलता है, एक क्रोनोलॉजी को एस्टेब्लिश किया सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत सिंपल तरीके से, कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बिल हमारी पार्लियामेंट में पास होना होता है या जब भी हमारा पार्लियामेंट सेशन शुरू होना होता है, उसे 1 या 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हो जाती है और उस रिपोर्ट के अंदर बीजेपी को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है। और वो रिपोर्ट जो है वो इतनी अच्छी होती है कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स आर बेटर देन इंडिया, पाकिस्तान का हंगर इंडेक्स इंडिया से अच्छा है, इवन तालिबान के अंदर जो हंगर इंडेक्स है वो भी इंडिया से अच्छा है, तालिबान के अंदर जो माइनॉरिटी राइट्स और वुमेन राइट्स है वो इंडिया से अच्छे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस फ्रीडम है वो इंडिया से अच्छी है। ये रिपोर्ट छापी जाती है, बड़ा देख के मजा आता है कि अच्छा हमारी कंट्री में मोदी को गाली बकने वाले इतने खड़े हुए, कुछ कहने की हद नहीं और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अर्णब गोस्वामी को कांग्रेस रूल ने जेल में डाल दिया, बीजेपी ने तो आज किसी को जेल में नहीं डाला, जब तक कि आपने कोई एनआरकी ना फैला दी और कोई आपकी वजह से कोई दंगा ना भड़क गया हो, किसी को नहीं जेल में डाला। अब आप सोचिए इन सारी रिपोर्ट्स को कैसे, जैसे 2016 के अंदर, 2023 के अंदर, अच्छा मजे की बात पता है क्या है, राहुल गांधी ने पैटर्न 2022 से अपनाना शुरू किया। 2022 में राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, 2023 से पैटर्न शुरू होता है। आप देखेंगे, मान लिया पार्लियामेंट सेशन आने वाला है तो 2 दिन पहले पेगासस, और राहुल गांधी कहते हैं मेरे फोन में पेगासस है और संसद नहीं चलेगी क्योंकि हमारे फोन में पेगासस है। उससे मान लिया कोई एक सेशन आ रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट से एक तो अडानी की शेयर गिरेंगे और उसके जस्ट बाद बजट आ रहा है। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक तरफ है, एक तरफ बजट है और पार्लियामेंट, राहुल गांधी कहते हैं बजट बाद में देखिए, पहले पार्लियामेंट के अंदर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आएगी, उस पर डिस्कस करो, अडानी अंबानी चोर है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये प्रॉपरली है क्या, ये कौन सा कोइंसिडेंस है कि एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तभी जारी होती है, वो फेक होती है, सर्टिफिकेटेड होती है, वो तभी जारी होती है जब भारत में पार्लियामेंट में सेशन बुलाया जाता है, तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। अभी भी अगर आप देखते हो तो ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले छाप दी गई। अडानी वाली जो रिपोर्ट है वो 2 दिन पहले आई है पार्लियामेंट से पहले, क्यों? क्योंकि हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे। भाई 23-24 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था, 20 तारीख को रिपोर्ट आ गई है, 20 नवंबर को। अब मुझे एक बात खुद ही सोचकर बताइए आरजू जी कि इतनी लंबी चौड़ी जो रिपोर्ट आ जाती है वो कहां से आ जाती है, कैसे आ जाती है? प्रॉब्लम ये है, हमें इस चीज को समझना है। वो रिपोर्ट इसलिए आती है क्योंकि फ्रांस की एक कंपनी ने क्या काम किया, फ्रांस की इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है उसमें उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया कि असलियत में 3 पार्ट्स हैं। एक ओसीसीआरपी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम और करप्शन के ऊपर रिपोर्ट जारी करती है, दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस है और तीसरी तरफ इंडिया में राहुल गांधी है। और ओसीसीआरपी की पूरी फंडिंग जॉर्ज सोरोस करता है और जॉर्ज सोरोस पब्लिक मीटिंग में ओपनली कह चुका है कि भाई मेरे को कैसे भी करके बीजेपी को, मतलब मोदी को हराना है, तभी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। अच्छा, उससे मजे की बात, अगर आप जॉर्ज सोरोस का लड़का अलेक्जेंडर सोरोस, उसको अगर आप देखेंगे वो किसी भी रिपब्लिकन लीडर के साथ जल्दी से नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसको आप डेमोक्रेट्स की उसमें देखेंगे तो बराक ओबामा से लेकर हिलेरी क्लिंटन से लेकर नैन्सी पेलोसी से लेकर जिसको भी अगर आप देखोगे सबके साथ वो एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन में नजर आ रहा होता है। जब इनके वकील इनका, अच्छा एक बात बताओ, अभी अडानी के ऊपर एक मुकदमा कर दिया, उस मुकदमे में सिर्फ इतना लिखा है देने की पॉसिबिलिटी है, यानी अभी दिया भी नहीं है, देने की पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्वत दे सकता है, उसी में बवाल काट दिया तुमने।
जबकि रियलिटी तो कुछ और ही है। अच्छा, मजे की बात में है कि जब कांग्रेस, जब पूछा गया कि भाई सीधी सी बात ये बताओ जरा कि ये करप्शन कहाँ हुआ है, कौन सी बीजेपी की गवर्नमेंट में? तो ना ना ना, कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ है। अबे चाचा, गवर्नमेंट तेरी है, बंदे तेरे हैं, सब तेरे हैं, तो तू इनके ऊपर एक्शन लेना, तेरी पार्टी है। कि ना 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 ना, चोरी मेरे बंदों ने की है, एक्शन मोदी लेगा। ताकि अगर गलती से मोदी एक्शन ले ले और उनकी सरकारों के या मुख्यमंत्री के ऊपर पुलिस छोड़ दे, फिर ये संसद में बवाल काटेंगे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। खुद ही आरोप लगा रहा है और खुद कह रहा है मेरे मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिया, ये तो तानाशाही है, तानाशाही नहीं चलेगी। ये खेल चल रहा है इस टाइम पर। इसीलिए बीजेपी ने कहा, और बीजेपी को जब समझ में आ गया कि यार ये हो क्या है, अल्टीमेटली ये रिपोर्ट तभी क्यों आती है जब पार्लियामेंट सेशन है, तो बीजेपी प्रूफ के साथ अब आर पार के मूड में है। पहले बीजेपी इनको घास में डालती, इग्नोर कर दी, चलो छोड़ो कोई बात। पहली बार ऐसा हुआ जब 2024 के रिजल्ट्स आए, बीजेपी को समझ में आ गया कि यू कांट टेक राहुल गांधी लाइटली। और जब उसे समझ में आ गया कि आप राहुल गांधी को हल्के में नहीं ले सकते, बस यहीं से कलेश शुरू हो गया। हमें ये चीज समझनी है जी भाई, हल्के में नहीं ले सकते, बीजेपी पीछे पड़ गई। नहीं खैर, अपोजिशन को वैसे भी हल्के में लेना भी नहीं चाहिए सर। अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी अपोजिशन हो, चाहे राहुल गांधी या कोई भी, अपोजिशन तो इसीलिए है कि वो स्ट्रांग है। अपोजिशन में कोई हल्का बंदा नहीं होता। कि हमारे यहाँ समझते हैं अपोजिशन तो बिल्कुल बेकार है। मोदी जी कह रहे थे यार मुझे काम करने दो, तुम अपनी राजनीति करो, इलेक्शन के तरीके से राजनीति करो। अब ये राजनीति करने के चक्कर के अंदर इतने ग्राउंड लेवल पर गिरे हुए राजनीति करने लग गया कि उसको झेल पाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो राजनीति कर रहा है ना। बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिन पहले भी अडानी और अंबानी दोनों के ऊपर ही ये भी एलिगेशन लगी थी कि ये मोदी जी के साथ हैं या करप्शन कर रहे हैं, और कई तरह के केसेस आपको याद होगा कि अमेरिका की तरफ से आए थे। और वही लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वही बिजनेस कमेटी के लोग पकड़े जाते हैं। ये सब बकवास है। एक बात बताओ, अरे भाई अगर इतनी तुझे नाराजगी है तो अडानी अंबानी से अपने स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट मत करवा। इसके जीजा की अडानी के साथ फोटो आई, वो कुछ नहीं। भाई रॉबर्ट वाड्रा की जीजा मतलब अडानी के साथ फोटो है, और बहुत अच्छे लेवल में फोटो है, और पूरा दिन डिस्कशन हुई है। कहां से हो गई है डिस्कशन, क्यों हो गई है? अडानी चोर है तो तुम तो कम से कम। इसमें मामला ये है कि राहुल गांधी को समझ में आ रहा है कि उसको वो हैंडल नहीं हो पा रहा है। हाँ। और अब राहुल गांधी भी वो अडानी भी थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं कि बेटा आप बताऊंगा तुम्हारे तुम्हें तो ज्यादा तुमने कर दिया। खैर कोई बात नहीं, उसमें नहीं जा रहा। असलियत में अपोजिशन करे कोई मजबूत हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो दुश्मन की गोद में बैठ जाए और वो इंडियन इंटरेस्ट को हैम्पर करने लग जाए तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, फिर एक्शन यही है कि वो इंडियन इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा है। हाँ, और नहीं खैर उनको इसके ऊपर सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी, यानी इंडियन गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर काफी सोच समझ के कोई स्टेप उठाना होगा, वरना ये चीज यहाँ से बिगड़ भी सकती है। इसलिए कि अब उसमें सिर्फ राहुल गांधी और मोदी जी की पार्टी नहीं रह गई है, अमेरिका भी उसमें एक तरह से एक पार्टी के तौर पर ही दिखाई दे रहा है। वही चीज है कि अमेरिका के अंदर भी अब अमेरिका के ऊपर एलिगेशन यही तो है कि असलियत में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे इंटरनल वो उसमें इंटरफियर कर रहा है। बिल्कुल, ये लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात आरजू जी, तो आप भी जानते हैं कि बाइडेन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कंट्री में पंगे क्रिएट क्या करे रखता है। क्या बोल पाएंगे? ये बोलना एक हिम्मत की बात। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से चीजें आगे चलती हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त ये काफी एक इम्पोर्टेंट न्यूज के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और हमारे यहाँ के तकरीबन तमाम ही न्यूज़पेपर में ये खबर जो है वो प्रिंट की गई है। यानी आप चाहे उर्दू का अखबार उठा लें, चाहे इंग्लिश का उठा लें, उसमें आपको ये न्यूज जरूर मिलेगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इस न्यूज को काफी गौर से देखा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।